हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइव देश विदेश में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप लोग एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे यहाँ यूके में आना चाहते हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव, कोई आपके बच्चे यहाँ स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे पूरा आखिर तक देखिए। तो इसमें मैं बहुत सारी आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ यूके में 2018 से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं भी एज ए स्टूडेंट ही यहाँ पे आया था और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी आने से पहले या आने के बाद में, जिसकी वजह से कुछ कठिनाइयाँ हुई शुरू में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी वो दिक्कतें हों और आप लोगों का यहाँ पे आना थोड़ा सा ईजी हो जाए। सबसे पहले जब आप यूके में एज ए स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले होता है कि आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं। किस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, क्या स्टडी आपको करनी है, किस तरह की स्टडीज़ के लिए आपको आना है, कौन सी हायर स्टडीज़ करनी है। कई लोग तो इंटर के बाद में 10+2 करने के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ पे मास्टर्स के लिए आते हैं, या फिर कोई 10+2 के बाद ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिन लोगों को अपना करियर प्रोग्रेशन देखना होता है, या फिर उनको लगता है कि कुछ करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर आगे स्टेप अप होने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए यूके में आते हैं। उनके मन में रहता है कि कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे, तो वो इसलिए भी आते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन के लिए 2-3 बातें होती हैं। एक तो पहले आपका कोर्स है, दूसरी फिर आपकी कोर्स फ़ी है, और तीसरा है आपका किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी जो रसेल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है। और जो और नीचे कुछ यूनिवर्सिटीज़ रसेल ग्रुप में नहीं है तो उनकी फ़ी थोड़ा सा कम होती है। जो हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर इन यूके, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं। आपको कहाँ रहना है, कौन सी स्टडी करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। जनरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया है, वो लोग उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सेलेक्टिव एग्ज़ाम होता है, जिससे वो सिलेक्शन करते हैं अपने स्टूडेंट्स का। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिनका कोई ऐसा स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो कहीं से भी हैं तो वो उन यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। तो जब आपका यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन हो जाता है, आपकी फ़ीस सिलेक्शन हो जाती है, आपने चुनाव कर लिया होता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है और आपको ये फ़ीस पे करनी है, तो मेरे ख्याल से आपके जो वहाँ पे स्टडी सेंटर हैं जो आपको आइल्स की तैयारी करवाते हैं, या फिर कुछ और भी एजेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो लोग आपको सारा बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी से कैसे स्पॉन्सरशिप लेटर लेना है। ये सारी चीज़ें जब आप ले लेते हैं और आपका तय हो जाता है यहाँ पे आना, तो आने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सारे डॉक्यूमेंट अपनी एक जगह रख लीजिए। उसमें आपका पासपोर्ट है और आपका BRP है। BRP तो अब नहीं रहता है, लेकिन वो जो वीज़ा आपका रहता है, यूनिवर्सिटी का जो लेटर है, यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर है, और CAS है, कैश लेटर होता है यूनिवर्सिटी का, वो है, और अदर डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए। और सारे जो इम्पोर्टेंट अदर डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, या आपके जो भी है सर्टिफिकेशन है या कुछ भी है, उसकी 3-4 सेट्स आप प्रिंट करके रख लीजिए। इसका गूगल ड्राइव में भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखिए, जिससे कि वो इधर उधर आपके डॉक्यूमेंट्स ना हो। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे आने से पहले आपको प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, वो है अकोमोडेशन, जिसमें मुझे दिक्कत हुई थी जब मैं यहाँ पे आ रहा था। तो अकोमोडेशन मेरे पास था नहीं, और मैंने यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन बुक नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन बचे नहीं थे। तो मुझे BNB बुक करना पड़ा था, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं 3-4 दिन BNB में रहा था। तो आप ऐसा मत करिए, आप वहीं से अपना अकोमोडेशन, अपना रूम, अपना जो फ्लैट है, जो भी है, उसे आप वहीं से इंडिया से ही बुक कर लीजिए, या आप जहाँ पे हैं, जिस कंट्री में हैं, आप वहाँ से उसको पहले ही बुक कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ होती है कि काफ़ी लोग स्कैम भी करते हैं आजकल। आप उस स्कैम से बचिए। डिपॉज़िट स्कैम वो कहते हैं, आपको इतना डिपॉज़िट कर दीजिए, आपका अकोमोडेशन बुक हो जाएगा। इस तरह के स्कैम से भी आपको बचना है। और ये देख लीजिए, अगर कोई आपको अकोमोडेशन बुक करके दे रहा है तो उसमें सारे बिल्स, काउंसिल टैक्स और ये सारी चीज़ें अगर उसमें इंक्लूड हैं कि नहीं है, वरना कई बार हिडन चार्जेस होते हैं। यूके में अकोमोडेशन ही सबसे महंगा होता है, तो इसलिए आप इसे पहले वहीं से बुक कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, आपको आसानी रहेगी। एटलीस्ट आपके पास यहाँ आने के बाद में अकोमोडेशन रहेगी और यू डोंट हैव टू स्ट्रगल मच। तो इनिशियली ऐसा करिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी से मिल रहा है अकोमोडेशन तो वही बुक कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद में और आप बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं।
क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी रेगुलर 6 डेज़ नहीं होती है, 5 डेज़ 6 डेज़ नहीं होती, 2 या 3 दिन या 4 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो आप कहीं अगर कम्यूट की दिक्कत नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी के बाहर भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ आने के बाद, जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक स्टूडेंट का लगभग 1 महीने का जो खर्चा है वो लगभग 1000 पाउंड के आसपास है। अगर 1000 पाउंड को अगर कन्वर्ट करिए रुपीज़ में तो वो लगभग ऐसे ही लगभग 1,20,000 से 30,000 के आसपास होता है। अगर आप लंदन में हैं तो तब इतना खर्चा होता है। अगर आप लंदन से बाहर हैं तो वो थोड़ा सा कम होता है, लगभग 700 पाउंड के आसपास होगा। 700 पाउंड का मतलब लगभग वही 1 लाख के आसपास। तो दोस्तों, इसमें एक सबसे जो अहम चीज़ होती है, मनी सेविंग जो टिप्स होती है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मनी सेविंग कई बार ऐसा होता है कि आप खुद भी इतने समझदार होते हैं कि आपको पता होता है कि किस तरह से पैसे बचाया जाए, लेकिन किसी नई कंट्री में जाएँ तो वो ये टिप्स बड़ी काम आती हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने आजमाई हुई हैं, वो बड़ी काम आती है। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला तो क्या है कि जो स्टूडेंट्स के डिस्काउंट वाले कुछ ऐप्स हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट ऐप हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पे। बहुत सारे ऐप हैं जो शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो ऐप आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा खासा इस पर डिस्काउंट मिल जाता है स्टूडेंट्स को। ये जो टिप है वो आप कोशिश करिए कि आप खाना घर पे बनाइए, और इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो आप घर पे खाना बना सकते हैं। उससे आपकी एक कुकिंग स्किल भी डेवलप होगी अगर आपको खाना बनाना ऑलरेडी नहीं आता है। और दूसरा एक फ़ायदा ये भी होगा, आजकल आप व्हाट्सएप वगैरह से कनेक्ट हो सकते हैं अपनी फैमिली में। अपनी मदर हैं या फिर कोई और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं इंडिया में, तो उनसे कुकिंग करते टाइम उनसे कनेक्ट होकर आप सीख भी सकते हैं कुकिंग, और वो आपको गाइड भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको कुकिंग करनी है। तो इससे आपकी एक स्किल डेवलपमेंट भी होगी और आपका पैसा भी बचेगा, और घर पे आपको हेल्दी घर जैसा खाना भी मिल जाएगा। तीसरी टिप ये है कि अगर आप अपने अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी शुरू में। अगर आपको फर्निश्ड जगह नहीं मिली है तो आपको फर्नीचर आपको लेना पड़ेगा, और कुछ कुकिंग के लिए आपको किचन वेयर्स लेने होंगे। तो उसके लिए टिप ये है कि कुछ यहाँ पे रीयूज्ड और रिसाइकल स्टोर होते हैं। यहाँ पे आपको प्री लव्ड इस्तेमाल की हुई चीज़ें मिल जाती हैं आपको बहुत अच्छे रेट्स पे, और बहुत सारे सामान तो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल नए जैसे होते हैं, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से बाई करने में, जिससे कि आपका उसमें भी पैसा बचेगा। और चौथी चीज़ ये है कि आप एक ट्रैवल कार्ड होता है, अगर आप लंदन में हैं तो उसको ऑयस्टर बोलते हैं, वो आप तुरंत ही ले लीजिए जब आप आते हैं इधर। तो उसके तुरंत बाद नेक्स्ट डे ही मैं कहूँगा कि आप ऑयस्टर कार्ड ले लीजिए, जिससे आपको ट्रैवल में काफ़ी पैसा बचेगा। तो ऑयस्टर कार्ड इज़ द बेस्ट अगर आप लंदन में हैं। लंदन से बाहर हैं तो वहाँ पे भी कुछ ट्रैवल कार्ड्स हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पे यूके में ऑटो रिक्शा और इस तरह की चीज़ें नहीं है। आपको जहाँ भी जाना है तो ऊबर या फिर बाकी तरह के प्राइवेट कैब्स जो हैं वो बुक करने होते हैं, वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सबसे बेस्ट है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसा आपने देखा होगा, मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, मैं बसेस इस्तेमाल करता हूँ, मैं ट्रेन्स इस्तेमाल करता हूँ, तो वो काफ़ी रीज़नेबल भी होती हैं और वो अच्छी भी है ट्रैवल के लिए। दोस्तों, ये तो हमने बात करी यहाँ पे जो आने के बाद आपका खर्चा और कुछ टिप्स आपको दिए पैसा बचाने के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे जॉब जो है आते ही मिल जाती है, बहुत अच्छी जॉब, लेकिन थोड़ा सा हकीकत थोड़ा सा विपरीत होती है। थोड़ा टाइम लगता है और इनिशियली आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। आप जब स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट रहते हुए आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। 20 घंटा आप वीकली यहाँ पे काम कर सकते हैं, उतना आपको काम करना अलाउड होता है। और अगर आप 20 घंटा काम करते हैं मिनिमम वेजेस पे, तो तब भी आप लगभग पूरे महीने के आपके 80 घंटे हो गए, और 80 घंटे में आप लगभग 1000 पाउंड के आसपास अर्न कर लेते हैं। तो जितना आपका खर्चा है यहाँ पे यूके में, उतना आप पार्ट टाइम काम करते हुए भी अर्न करके वो अपना सारा खर्चा खुद आप वहन कर सकते हैं। और उसके अलावा जब यूनिवर्सिटीज़ में आपके हॉलीडे होते हैं, जब आपकी छुट्टियां होती है, तो उस टाइम आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है आपको, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। फुल टाइम का मतलब होता है 40 घंटे वीकली आप काम कर सकते हैं। तो 40 घंटे अगर आप काम करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप डबल अर्न कर सकते हैं, लगभग 2000 पाउंड, वही इंडिया का लगभग 2,30,000 के आसपास आप मंथली अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हम काम की बात कर रहे हैं।
तो काम की बात कर रहे हैं तो एक और टिप मैं आपको दे देता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कई जगह। आप इंडीड पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, और फिर जो रिटेल स्टोर्स हैं आप वहाँ भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यूके का एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट होता है सीवी का, उस फॉर्मेट में आप अपना सीवी बना लीजिए। और दोस्तों नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ यूके में भी। नेटवर्किंग से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, स्पेशली आप जब जॉब हंट कर रहे होते हैं नेटवर्किंग बड़ा आपको फ़ायदा देती है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो जुगाड़ है वो यहाँ भी चलता है, रेफरेंस यहाँ भी चलता है। अगर आपके पास रेफरेंस है तो आपको जॉब इजीली मिल भी जाती है। तो नेटवर्किंग के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? नेटवर्किंग के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है आपकी, स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करिए, उसमें एक्टिव रहिए। और दूसरा मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप जहाँ से भी हैं, जिस कंट्री से भी हैं, जिस रिलीजन से हैं, कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, या फिर आप किसी दूसरे रिलीजन से हैं तो आप अपने जो आपका जो रिलीजियस प्लेस है हफ्ते में एक बार कम से कम वहाँ पे जाइए। जनरली वीकेंड में लोग सब इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, सैटरडे संडे में। आप सैटरडे संडे में वहाँ पे जाइए और वहाँ पे लोग आपको मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये होगी कि लोग आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको उससे फ़ायदे मिल सकते हैं, आपको कहीं पे जॉब के लिए हेल्प हो सकती है, और किसी भी तरह की आपको हेल्प हो सकती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा सा होमली भी फील होगा, है ना। तो वहाँ ज़रूर जाइए आप। और कोशिश ये भी करिए कि आपका जो अपना फ़ील्ड है, जो जिस कंट्री से आप आए हैं वहाँ पे जो आप काम करते थे उस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों से मिलें। तो उस तरह की आपको वहाँ काम करने का अगर मौका मिले उस फील्ड में तो वो आपके लिए ईज़ी रहेगा, और उससे आपकी एक फाउंडेशन भी यहाँ पे डेवलप होगी। अगर उस फील्ड में आपको नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ आप करना शुरू कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि आपको अपनी फील्ड का जॉब मिलेगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक और टिप है, काम के चक्कर में, अभी हम काम की बात कर रहे थे, आप काम के चक्कर में अपनी स्टडीज़ को मत भूलिए, उसको इग्नोर मत करिए स्टडीज़ को, क्योंकि अगर आप स्टडीज़ यहाँ पे इग्नोर करते हैं वो थोड़ा सा भारी पड़ सकता है आपको, आपकी पॉकेट पे भी भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाए तो उसको रीसेट के लिए दोबारा आपको एग्ज़ाम में बैठना है, तो उसकी बहुत अच्छी खासी फ़ीस होती है और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो इसलिए पढ़ाई पे भी फोकस रखिए काम के साथ साथ। और दूसरा ये है कि स्टडीज़ यहाँ पे इतनी हार्ड स्टडीज़ नहीं है। मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप बैचलर कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत सिंसियर हैं, थोड़ा टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, आप इजीली अपनी स्टडीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों हमने बात करी स्टडीज़ को लेके, काम को लेके, खर्चे को लेके। अब बात करते हैं यहाँ पे वेदर। तो वेदर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे। कई बार तो ऐसा होता है एक ही दिन में आपको 3 वेदर आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक अच्छी सी गर्म जैकेट वहाँ से आप रख लीजिए जहाँ से भी आप आ रहे हैं। वहाँ भी आके आप इसको बाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है आते ही वेदर चेंज है और आपको 1-2 दिन अगर बाहर नहीं निकले आप, तो तब आपके पास कुछ होना चाहिए पहनने के लिए, जिससे कि आपको ठंड ना लगे। तो एक मजबूत, एक अच्छी जैकेट आप रख लीजिए विंटर के लिए। और दूसरा वाटरप्रूफ शू, वाटरप्रूफ जूते होने बहुत ज़रूरी है, एक पेयर वो भी रख लीजिए। और साथ में एक अम्ब्रेला, छाता बहुत ज़रूरी है, वो भी आप रख लीजिए। मैं जब सामान की बात कर रहा हूँ तो आपको सामान यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो आपको कोई चीज़ ग्रॉसरीज़ ख़रीदनी है या कोई और ज़रूरी सामान ख़रीदना है तो वो कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3-4 डिफरेंट सुपर स्टोर्स हैं। उसमें आस्दा है, एल्डी है, लिडल है और सेंसबरीज़ है। ये काफ़ी रीज़नेबल स्टोर्स हैं, तो इनमें सारा सामान मिल भी जाता है और अच्छे रेट्स पे मिल जाता है। तो शुरू में जब आप आते हैं इधर तो अपना गूगल करिए, आपका नियर बाय स्टोर वो आपको गाइड कर देगा कि कहाँ पे है, तो आप वहाँ से सामान ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग वहाँ घर पे जहाँ से भी वो लोग आ रहे हैं तो वहाँ काम नहीं किया होता है उन लोगों ने, घर का काम उनको आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा, खुद से कपड़े धोने पड़ेंगे, खुद से शॉपिंग करनी पड़ेगी और ख़ुद ही अपना टाइम टेबल सारा बनाना पड़ेगा। तो ये सब के लिए भी आप रेडी रहिए। अब जब आपको 1-2 दिन हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद, कुछ काम है जो आपको तुरंत करने चाहिए। सबसे पहला तो है कि आप अपना जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जीपी होता है जनरल प्रैक्टिशनर, जो
जो अपने यहाँ पे इंडिया में उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनको जीपी सर्जरीज़ बोलते हैं। जीपी सर्जरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो जब भी आपको कभी नियर फ्यूचर में कभी वैसे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए इनकी, लेकिन अगर पड़ती है तो आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, वहाँ जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी हेल्थ इश्यूज़ को लेके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो लोग आपको एक किसी डॉक्टर के अंडर आपको रजिस्टर कर देंगे, वही आपको हेल्थ एडवाइस और ये सब आगे देंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, वो आप तुरंत यहाँ पे करा लीजिए आने के बाद। और एक बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिए किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। और दूसरा मैं एक और एडवाइस दूँगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। इनिशियली आपको क्या होगा कि एक प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो आप वो भी एक यहाँ का लाइसेंस भी ले लीजिए, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइसेंस से फ़ायदा क्या होता है कि कई बार आपको बहुत सारी जॉब्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ड्राइविंग मस्ट है, तो वहाँ पे ड्राइविंग काम आती है। और दूसरा जो ड्राइविंग का डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट है, वो आपका आईडी का भी काम करता है। तो एक यूनिवर्सल आईडी भी आपकी यहाँ पे यूके में हो जाती है, तो इसलिए उसके भी आप बना लीजिए। दूसरा जो आपका स्टूडेंट आईडी है, उसे आप हमेशा अपने पास रखिए। तो वो आपका कहीं पे भी आपके काम आ सकता है, कहीं पे भी आपको दिखाना पड़ सकता है, तो वो आप अपने पास रखिए। और अपना अब तो सारा ऑनलाइन इन लोगों ने कर दिया है वीज़ा का, वरना वीज़ा डॉक्यूमेंट भी लोग अपने पास रखते थे, VRP और ये सब, लेकिन अभी सारा ऑनलाइन हो गया, तो उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो मैंने बताया आपको कि क्या क्या यहाँ पे आपको करना है आने के बाद, और क्या अब मैं बता देता हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आप इलीगल काम मत करिए, किसी भी बुरी संगत में मत पड़िए, और ओवर स्पेंडिंग से भी बचिए। ओवर स्पेंडिंग, भले ही आपके पास कितना भी पैसा है, उसे ओवर स्पेंड मत करिए, बड़ी समझदारी से पैसा खर्च करिए यहाँ पे। और जो पैसा आपका उस समझदारी से स्पेंड करने से बचता है, उसे आप किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बुक्स खरीद सकते हैं आप, किसी तरह का कोई आपकी हॉबी है, उस पर आप खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यूके में स्टूडेंट लाइफ तो बहुत अमेजिंग है, और अमेजिंग तभी है जब आप इसको स्मार्टली प्लान करते हैं। तो शुरू में थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ आती है जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से प्लान होके चलते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं, तो ये सारी मुश्किलें, परेशानियाँ बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, और सारी परेशानियाँ फिर बाद में ख़त्म हो जाती हैं। और इस कंट्री की एक और बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि ये कंट्री आपको हर दिन कुछ नया सिखाती है, कुछ नया एक्सपीरियंस देती है। और इस कंट्री में आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, और कुछ ना कुछ आप इम्प्रूव करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और सही यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने टाइम का, तो ये कंट्री आपको हर दिन कुछ ना कुछ अचीव करवाएगी। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद बत्तखें पानी से बाहर निकल आई हैं और इवनिंग वॉक का मज़ा ले रही हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों, और भी अगर आपको जानकारियाँ चाहिए जो मैं इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाया हूँ, अगर आपको लगता है, आपके जहन में आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, तो उसे प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। स्टूडेंट लाइफ के अलावा और भी अगर आपके पास कोई यूके लाइफ को लेके और सवाल हैं, यूके में लाइफ को लेके, यहाँ पे किस तरह का स्ट्रगल है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके पास में उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुँच जाए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी ये जानकारी साझा हो सके। तो मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग में कल आपसे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, वेलकम टू यूके।